पिछले 17 वर्षों से अध्ययन में कार्य कर रही हूँ। मेरा विषय है गृह विज्ञान। सबसे पहले जानना यह आवश्यक है कि गृह विज्ञान हम पढ़ें क्यों, गृह विज्ञान होता क्या है। गृह विज्ञान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। गृह विज्ञान के बारे में जो बच्चे गृह विज्ञान पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, परंतु जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ लोग लगाते हैं कि बस गृह विज्ञान मतलब खाना पकाना, जबकि ऐसा नहीं। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य जानकारियों को प्राप्त करते हैं। गृह विज्ञान को पहले हम होम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे और वर्तमान समय में गृह विज्ञान को फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस के नाम से जाना जाता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम सिर्फ घर ही नहीं, घर के साथ साथ पूरे समाज, पूरे परिवार और कहना चाहिए कि ओवरऑल विकास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये विकास किस क्षेत्र में किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, आइए इसको जानते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आहार पोषण एवं विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, गृह प्रबंधन, मानव शरीर एवं संरचना, प्रसार शिक्षा और बाल मनोविज्ञान। आहार पोषण एवं विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें किस आहार से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, किन पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, किन पोषक तत्वों की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम किन आहारों का सेवन करें कि वो पोषक तत्व हमें प्राप्त हो जाए और उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। रोग कितने प्रकार से हमें आहार के द्वारा प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ उसका हमारे शरीर में जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, कैसे उसको जो है हम अपने शरीर से बाहर निष्कासित करेंगे और कहाँ पर किस आहार का किस प्रकार से पाचन होता है या वो अपने सरलतम रूप में किस अवस्था में किस नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्वास्थ्य रक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। स्वास्थ्य रक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य है कि किस किस बीमारी किस किस रोग के बारे में हमें इसमें जानना है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, किस रोग का क्या कारण है, क्या निवारण है और किस उपाय के माध्यम से उस रोग से हम निजात पा सकते हैं। उस रोग का समय काल कितना है, कितने दिनों में वो हमारे ऊपर से प्रभाव अपना छोड़ देगा, कितने दिनों तक उसका प्रभाव बना रहेगा, या उसका जीवन काल कब से कब तक का है, किस माध्यम से वो रोग हो रहा है। और प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य है कि हमें जैसे ही किसी प्रकार की दुर्घटना से हम ग्रसित हों, हम उसमें किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग करें और कैसे उससे बचाव किया जाए। या जैसे आग लग गई तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें कहीं हम पानी में डूब रहे हैं तो हमें पहले क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर के आने से पूर्व हम जो भी चिकित्सा देंगे वो कैसे दें, ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा दी गई चिकित्सा का कुछ दुरुपयोग हो जाए या उससे हमारा जो रोगी है, जो आहत व्यक्ति है, वो प्रभावित हो जाए और उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत हम जानते हैं कि कौन से रेशे, कौन से तंतु किस प्रकार निर्मित किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी निर्माण प्रक्रिया में कहाँ पर किस नाम से उन्हें जाना जाता है, कहाँ पर उसकी उपज होती है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसकी कताई होती है, बुनाई होती है, कैसे वस्त्र का निर्माण होता है, वस्त्र की बुनाई कैसे होती है, वस्त्र में कढ़ाई कैसे होती है, वस्त्रों को रंगा कैसे जाता है, उन वस्त्रों का प्रयोग हमें किस आयोजन में किस प्रकार से करना है। साथ ही साथ वस्त्र को निर्माण करने के अतिरिक्त वस्त्र निर्मित जब हो जाता है तो उसे वस्त्र के रूप में धारण करने के लिए, परिधान के रूप में धारण करने के लिए हम उस रेशे की पूर्ण जानकारी को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए ये अध्ययन हम करते हैं कि परिधान कब बनेगा, कैसे बनेगा, किस आयोजन के लिए बनाया जाना है, किस नाप का बनना है, उसका लेखा जोखा हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी पूर्ण जानकारी के लिए हम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग
मौसम में किस प्रकार के वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए, उनका निर्माण कैसे होता है, उसका रख रखाव कैसे होता है। मान लीजिए सर्दी है, गर्मी है, तो सर्दी में क्या पहनना है और कैसे उसका बचत करेंगे, गर्मी में क्या पहनना है, कैसे उसकी बचत करेंगे, और जब मौसम नहीं है उस मौसम में हम किस प्रकार से जो हमारे पास वस्त्र हैं उनकी देखभाल करेंगे। वस्त्रों की धुलाई कैसे करेंगे, धुलाई के लिए हम कौन कौन से अपमार्जक का प्रयोग करेंगे, कौन सा अपमार्जक हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा लाभदायक है, इसकी जानकारी भी हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त करते हैं। साथ ही हम इसके अंतर्गत ये भी जानकारी प्राप्त करते हैं कैसे हम वस्त्रों को सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम उसकी सज्जा कर सकते हैं, उस पर कौन से कलर प्रयोग में लाए जाने चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें वस्त्र विज्ञान पर ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें हम सिर्फ घर का प्रबंधन नहीं करते हैं, साथ ही साथ हम उसमें घर में होने वाले जितने भी कार्य हैं, घर से जुड़े हुए संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उसके अंदर व्यवस्थाएँ हमें करनी है, उन सभी का प्रबंधन, जो वस्तुएं हैं घर में जिनका प्रयोग हमें करना है घर में, उन सब का भी प्रबंधन हम गृह प्रबंधन के अंतर्गत करना सीखते हैं। गृह प्रबंधन में हम आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के बारे में तो जानते हैं, साथ ही साथ बजट, पारिवारिक में कैसे बजट को हम प्रयोग करेंगे, किस पारिवारिक आय में कौन सा बजट प्रयोग में लाया जाना चाहिए, कौन सा बजट अच्छा है, किस प्रकार से हम बचत कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी हमें गृह प्रबंधन के अंदर ही प्राप्त होती है। गृह प्रबंधन के अंतर्गत ही हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे हमें अपने घर को सुंदर बनाना है, कैसे कम जगह को ज़्यादा जगह में और कैसे ज़्यादा जगह को कम जगह में परिवर्तित करना है, घर का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, घर और आवास दोनों में क्या अंतर है, आवास का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आवास में किन किन चीज़ों की उपयोगिता है, इसकी जानकारी हमें गृह प्रबंधन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। साथ ही हम अपने कामों को किस प्रकार से सरल बना सकते हैं, उसकी जानकारी भी हमें गृह प्रबंधन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें बाज़ार में कैसे सामान खरीदना है, अगर हम सामान खरीद के लाते हैं उसमें कुछ कमी है, उसमें कोई गड़बड़ी निकलती है तो उसको हम कैसे वापस कर सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या अधिकार हैं, किस प्रकार के बाज़ार में कैसे सामग्री प्राप्त होनी है, उसकी जानकारी भी हमें गृह प्रबंधन के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर एवं संरचना। मानव शरीर एवं संरचना के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मानव शरीर की संरचना के बारे में कि मानव का शरीर जो है वो कैसे निर्मित हुआ है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन से तत्व उसमें शामिल हैं, और मानव शरीर की जो संरचना है उस संरचना में किस अंग का, किस तंत्र का क्या कार्य है, वो कहाँ स्थापित है, कैसे कार्य कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, और इसका प्रयोग हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो करते ही करते हैं, साथ साथ इसका प्रयोग हम कभी कभी दूसरों की जानकारी के लिए भी करते हैं। मानव शरीर संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने से हमें रक्त का संचार, हमें योगा में प्लस अपने आहार को पचाने में भी सहयोग मिलता है। अगर हमें संरचना के बारे में पता होगा, हमें कोई चोट लग जाती है, हम कभी कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, उसका पाचन करना है, हमने कोई चीज़ ग्रहण कर ली है, उसका पाचन नहीं हो रहा है, तो अगर हमें संरचना का ज्ञान होता है तो हम ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि असल में तकलीफ़ हमें कहाँ पर है। कभी कभी हमें लगता है हमने कोई चीज़ खाई है और वो अपच पैदा कर रही है, लेकिन वो अपच किस वजह से हो रही है ये अगर हमें जानना है तो हमें उसकी संरचना का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ख़ास तौर पे इसलिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कौन से अंग कहाँ स्थापित हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या संख्या है, उनका क्या कार्य है, और वो अपनी क्रियाविधि को कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसकी जानकारी हमें मानव शरीर एवं संरचना से के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रसार शिक्षा, जिसको कि हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से हम गाँव में जाकर जागरूकता का कार्य करते हैं। गांव के जो सदस्य हैं जिनको कि बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त है, उन्हें उनकी जानकारी प्राप्त कराई जाती है और उन चीज़ों का ज्ञान प्रदान करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए हम बहुत सारे टीचिंग एड प्रयोग में लाते हैं, बहुत सारी
प्रचार प्रसार सामग्री प्रयोग में लाते हैं, उन प्रचार प्रसार सामग्रियों को कहाँ पर, कितने लोगों पर कैसे लागू किया जाना है, कौन से कार्यक्रम किस समूह पर चलाए जाने हैं और किस समूह को कैसी जानकारी प्रदान की जाए जिससे कि वो भविष्य में अपने आप को समाज के साथ आगे बढ़ा सकें, उसके लिए हम प्रसार शिक्षा का प्रयोग करते हैं। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम ये भी जानते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम जो कि समाज में चलाए जा रहे हैं, गैर सरकारी कौन से कार्यक्रम है, सरकारी कौन से कार्यक्रम है, कौन से कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं, कौन से कार्यक्रम जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं, इन सब की जानकारी भी हमें प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। गृह विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बच्चों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी ज्ञात करते हैं। बाल मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, बालकों में कौन कौन से विकास हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम कितने सारे विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं और गृह विज्ञान कितना उपयोगी है, जिसका कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे स्वयं के लिए कितना उपयोग है। आज हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के बारे में सविस्तार अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये बालक दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं। एक दो श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी वो है जिसमें कि हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन करते हैं, और दूसरी श्रेणी है जिसमें हम गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। इसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट और इसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि इसे हम बाल विकास और हम इसे विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पूरा मिलाकर बन जाता है बाल मनोविज्ञान, जिसमें कि हम पूरी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। अब ये अध्ययन जो है वो हम कैसे और कहाँ से प्रारंभ करते हैं? हमने आपको बताया कि गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है एक स्तर में, और एक स्तर में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन होता है। लेकिन ये जो अध्ययन होता है वो कैसे प्रारंभ होता है? ये अध्ययन जो है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मानव का जीवन है वो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय काल है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है बचपनावस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के समय में जानी जाती है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का समय कहलाता है। फिर आपका आता है वयस्संधि अवस्था, इसका समय काल 13 वर्ष से प्रारंभ होता है और 14-15 वर्ष तक का माना जाता है। फिर आपका आता है किशोरावस्था, जो कि 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक का समय है। इसके बाद आपका आता है वयस्कावस्था, ये आपका 21 वर्ष से 40 वर्ष का समय है। फिर आपका आता है मध्यावस्था,
इसे हम प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसका समय काल है 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक का। और फिर आपका आता है वृद्धावस्था। इसका समय काल है 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक का। और 80 वर्ष का जो समय है इसे हम तब तक मानते हैं जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। 60 से 80 टू टिल डेथ, मतलब जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। अब ये जो नवीं अवस्था है, यहाँ पे हमने आपको नवीं अवस्था के रूप में बताया जरूर है इसको, लेकिन ये जो नवीं अवस्था है इस अवस्था को हम अलग से जोड़ते हैं, अलग से काउंट किया जाता है। ये जो अवस्थाएं हैं ये सभी अवस्थाएं कहलाती हैं जन्म के पश्चात की अवस्थाएं। इसे हम बोलते हैं पोस्ट नेटल। क्या बोलते हैं? पोस्ट नेटल अवस्था काल। जो ये नवी अवस्था है ये देखने में तो इसके बाद शुरू हो रही है, लेकिन यही सबसे पहले प्रारंभ होती है और इसे बोलते हैं जन्म से पूर्व का काल। ये आपका हो गया प्रीनेटल। प्रीनेटल अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात ना करके सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे जो हमारा प्रीनेटल काल है। प्रीनेटल काल जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। ये 3 भाग जो है 3-3 माह के होते हैं। जो पहला 3 माह है उसे हम बीजावस्था कहते हैं। जो दूसरा 3 माह है इसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं। और जो लास्ट के 3 माह है इसे हम गर्भ शिशु की अवस्था कहते हैं। यानी कि ये 9 माह का जो समय है इसे हम गर्भकालीन अवस्था के रूप में जानते हैं। इसे हम प्रीनेटल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। जो 9 माह का समय है ये हमारे जन्म के पूर्व की अवस्था है, और जो जन्म के बाद का समय है इसे हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। ये शिशु के जन्म से प्रारंभ होता है। लेकिन हरलॉक ने क्या किया है? हरलॉक ने शैशवावस्था को, बचपनावस्था को, किशोरावस्था को और वयस्कावस्था को उप अवस्थाओं में भी विभाजित किया है। तो जब हम लोग हरलॉक के हिसाब से अध्ययन करेंगे तो हम उप अवस्थाओं की जानकारी भी देंगे और उसको भी ध्यान में रखेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्न हमारा हरलॉक के अनुसार पूछा गया है या प्रश्न हमारा सामान्य मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर पूछा गया है। जब हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं तब हम इस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं कि हमारा जो समय अवधि है वो किस अवस्था में क्या है। तो इन समय अवधि को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि जो विकास है वो किस क्रम में हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, और जो जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें विकास का क्या योगदान है। तो इसको जानने के लिए विकास के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? विकास का पहला सिद्धांत ये है कि जो विकास है वो कैसे होता है? क्रम में होता है। विकास कैसे होता है? क्रम में होता है। यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप का ही विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीवन की हम किसी भी अवस्था में अचानक से प्रवेश कर जाएं। हमें एक अवस्था से होकर ही दूसरी अवस्था में जाना होगा। किसी भी अवस्था को हम स्किप नहीं कर सकते, किसी भी अवस्था को हम छोड़ नहीं सकते हैं। विकास जो है वो अवस्थाओं के द्वारा चूँकि अग्रसर होता है, इसलिए हमने ये अवस्थाएं आपको बताई हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि विकास क्रम में होता है। पहला क्या बताया था कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसरित होता है। दूसरा क्या है कि ये क्रम में होता है, स्टेप बाय स्टेप होगा, कोई भी स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि विकास में परिपक्वता और अधिगम का बराबर का योगदान होता है। यानी कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है।
विकास के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, विकास के दौरान हम बहुत सारे परिपक्व स्तरों को प्राप्त करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है और हम बहुत सारी चीज़ें अपनी आयु के अनुसार बढ़ते क्रम में सीखते हैं। जैसे हम खाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अधिगम के पार्ट में आती हैं और हम जैसे जैसे परिपक्वता को प्राप्त करते हैं वैसे वैसे इस प्रकार के अधिगम को भी हम प्राप्त करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि विकास का जो क्रम है उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि विकास जो है वो कैसा हो रहा है, वो हेड टू टो होता है, यानी कि मस्तकाधोमुखी होता है। विकास कैसे होता है? मस्तकाधोमुखी, अर्थात विकास जो है वो सिर से पाँव की ओर होता है। ये शब्द पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मस्तकाधोमुखी विकास से आप क्या समझते हैं, तो सिर से पाँव की ओर मस्तकाधोमुखी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। तो मस्तकाधोमुखी विकास होता है, पहले हमारा सिर बनता है, फिर हमारा धड़ बनता है और फिर नितंब की शुरुआत होती है। दूसरा होता है कि विकास जो होता है वो निकट से दूर की ओर होता है। कैसा होता है? निकट से दूर की ओर। निकट से दूर का तात्पर्य है कि पहले हमारे मस्तिष्क का चूंकि विकास हुआ है तो हमारे मस्तिष्क से एकदम सीध में अगर हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो पहले हमारे मस्तिष्क के आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो विकसित होती हैं और उसके बाद दूर के अंगों का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लेटते हैं, फिर हम करवट बदलना सीखते हैं, फिर हम खिसकते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर घुटने के बल क्रॉल करते हैं, उसके बाद हम खड़े हो पाते हैं, उसके बाद हम चल पाते हैं, उसके बाद हम दौड़ पाते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के सबसे पहले पास का जो स्तर है उसमें हमने पीठ को यहाँ पे बताया है। ऐसे ही आप इसको इस तरह में समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारा हेड स्टेबल होता है। छोटे बच्चों को देखिए सिर इधर उधर लुढ़कता रहता है। सबसे पहले सिर स्टेबल होता है, उसके बाद उसकी आँखें, उसके बाद उसके कान, उसके बाद उसका स्वाद और उसके बाद जाके उसके हाथों का विकास होता है। हाथों के विकास के क्रम में पहले हाथों का मतलब भुजाओं का विकास होता है, फिर पंजे का, पाम का विकास होता है, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होता है। कोई भी शिशु पेंसिल और बॉल में पहले बॉल को पकड़ना सरलता से सीख जाता है, वो पूरे बॉल को दोनों हाथों से क्लब करके पकड़ लेता है। बाद में वो उस चीज़ को पंजे से पकड़ता है और सबसे अंत में जाकर वो उस चीज़ को हाथों से पकड़ता है। पेंसिल पकड़ने के लिए उंगलियों का प्रयोग बालक बहुत बाद में करता है। तो ये दर्शाता है कि विकास का जो क्रम है वो निकट से दूर की ओर हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ है कि विकास जो है वो निश्चित प्रतिमानों में होता है। निश्चित प्रतिमानों से तात्पर्य है कि विकास को हम उसके प्रतिमानों के आधार पर समझ भी सकते हैं। निश्चित प्रतिमान का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर विकास के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे निश्चित प्रतिमान का अर्थ है दाढ़ी मूंछें जैसे निकलती हैं, तो दाढ़ी मूंछें ऐसा नहीं कि बचपन में कभी भी निकल आएंगी। या हम चलना सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम कभी भी चलना सीखेंगे, या दांत टूट रहे हैं तो कभी भी दांत टूट रहे हैं, या कभी भी दांत निकल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका एक निश्चित समय है, उसके दौरान हम एक निश्चित अवस्था की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित प्रतिमानों के माध्यम से आप किसी बच्चे को देख कर समझ सकते हैं कि वो कितने वर्ष का है, उसकी आयु क्या है, उसकी एक निश्चित हाइट होगी, उसके द्वारा की जाने वाली कुछ निश्चित क्रियाएँ होंगी जो कि उसकी आयु को दर्शा रही होंगी। वो चीज़ें बताती हैं निश्चित प्रतिमान क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो विकास होता है उसके बारे में हम प्रिजम्पशंस कर सकते हैं। विकास का प्रिजम्पशन मतलब होता है पूर्वाभास या पूर्व जानकारी, पूर्व कथन। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो विकास के क्रम में हम पूर्व कथन की बात जब करेंगे तो आप उसके बारे में पहले से बता सकते हैं कि ये जो शिशु है ये लंबा होगा, ये छोटा होगा, ये गोरा होगा, ये काला होगा। मोटे पतले होने के लिए भी आप कुछ हद तक बता सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्व कथन। पूर्व कथन आपके विकास के क्रम में विकास सिद्धांतों को ही दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विकास जो होता है उसमें एक निश्चित स्थिति देखने को मिलती है। निश्चित स्थिति से तात्पर्य है कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट।
पहले हमारी सामान्य चीज़ें विकसित होती हैं और फिर हमारी विशिष्ट चीज़ें विकसित होती हैं। सामान्य चीज़ों से तात्पर्य है जैसे कि हम पेंसिल पकड़ रहे हैं या पेन पकड़ रहे हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विशिष्ट प्रक्रिया क्या होगी कि हम उसमें लिखना भी सीख जाएं, ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रक्रिया हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि विकास की जो गति होती है वो भिन्न होती है। विकास विभिन्न गतियों में होता है। विभिन्न गति से तात्पर्य है कि विकास हर अवस्था में होना देखने को मिलेगा, लेकिन विकास की जो गति होगी वो शैशवावस्था में, बचपनावस्था में, बाल्यावस्था में, वयस्क अवस्था में, हर अवस्था में अलग अलग होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विकास जो है वो इस तरीके से होता है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। किसी अवस्था में विकास की गति अधिक होती है, किसी अवस्था में विकास की गति कम होती है, परंतु ऐसा नहीं होता है कि हम सो गए तो विकास रुक गया, हम कहीं चले गए तो विकास रुक गया। विकास जो है वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, बस इसकी गति की जो दर होती है वो अवस्थाओं के आधार पर कम और अधिक होती है। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, हमारी जो विकास की दर है उसमें निरंतर कमी देखने को मिलती है। हम शैशवावस्था के समय तेज़ी से विकसित होते हैं, फिर बचपनावस्था में कुछ स्थिरता देखने को मिलती है, बाल्यावस्था में फिर हम तेज़ी से विकसित होते हैं, वयस्क में धीमी गति से मगर परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, किशोरावस्था में फिर परिवर्तन बढ़ते हैं, वयस्क अवस्था में फिर कमी आती है, प्रौढ़ावस्था में फिर परिवर्तन बढ़ते हैं, वृद्धावस्था में फिर कमी आती है। तो ये जो क्रम है ये उतार चढ़ाव की दृष्टि से हम जान सकते हैं। तो विकास को हमने आपको बताया कि विकास की जो गति है वो भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है कि विकास जो होता है वो हमने आपको बताया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जरूर है, लेकिन विकास को समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकास को समझा कैसे जाए। अब विकास को समझने के लिए हमें एक सिद्धांत पर ध्यान देना है कि विकास वृद्धि से अलग है। विकास जो है वो किससे अलग है, वृद्धि से अलग है। कैसे अलग है, वृद्धि जो है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव, वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव है। इसको हम हाइट और वेट के माध्यम से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो विकास है वो क्वालिटेटिव है। उसको समझने के लिए हमें क्वालिटी पर, उसकी जो अच्छाई है या उसकी जो बुराई है, उसकी जो क्या कहना चाहिए गुणवत्ता है, उसको ध्यान में रखने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि विकास किसी का हो रहा है या नहीं। इसको फील किया जा सकता है, परंतु इसको जो है ऑब्जर्व किया, देखा जा सकता है। ये दिखाई नहीं पड़ता है मगर ये दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको अलग अलग जानना अत्यंत आवश्यक है। विकास चूँकि विभिन्न अवस्थाओं में होता है, विकास प्रतिमानों में होता है, और विकास जो प्रतिमानों में होने के बावजूद भी व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर होता है। कैसे होता है, व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर। व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य है कि हम सब अलग अलग हैं। भले ही हम एक ही माता पिता की संतानें हों, भले ही हम लड़की लड़की या लड़का लड़का हों, भले ही हमारा समय जन्म का समान हो या हमारे रंग रूप में समानता हो, हमारा आहार पोषण भी समान हो, लेकिन चूँकि हम जेनेटिकली अलग हैं, जेनेटिकली अलग होने की वजह से हमारे जो जीन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो अलग गुणों को दर्शाते हैं। ये हमारी व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है, जिसके आधार पर हमारा जो विकास का क्रम है वो समान होते हुए भी अलग अलग होगा। भले ही हम एक घर में रहते हों, एक ही माता पिता की संतानें हों, लेकिन हमारा जो विकास होगा वो अलग अलग समय में होगा। हमारी किशोरावस्था अलग समय में प्रारंभ होगी, हमारी वयस्क अवस्था अलग समय में प्रारंभ होगी, हमारा शैशवावस्था का समय भी एक हो सकता है, परंतु उसमें होने वाले जो विकास का क्रम है वो अलग अलग होगा। विकास के सिद्धांतों के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। विकास के जो अन्य सिद्धांत हैं उनके आधारों पर विकास के जो प्रतिमान हैं उनमें स्थिरता पाई जाती है। क्या पाया जाता है, विकास के जो प्रतिमान हैं उसमें स्थिरता पाई जाती है। विकास प्रतिमानों में, प्रतिमान का मतलब हो गया जिससे कि हम उसके बारे में जानते हैं,
स्थिरता से तात्पर्य है कि जो विकास एक बार हमने प्राप्त कर लिया है उस विकास में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस विकास में अब कोई भी क्या कहना चाहिए, कमी दोबारा से नहीं हो सकती। एक बार जो विकास हो गया वो हो गया। मान लीजिए हमारा हाथ विकसित हो गया, हमारा पैर विकसित हो गया, या हम लंबे हो गए, या हम कुछ शारीरिक गठन हमारे अंदर हो गया है, तो वापस वो ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होगा। हम स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। जो विकास हो चुका है उसका विकास बना रहेगा। आज अगर हाथ लंबा हो गया तो अब वापस हाथ छोटा नहीं होगा, वो स्थिर हो गया। तो विकास जो है उनके प्रतिमानों में स्थिरता देखने को मिलती है। विकास के क्रम में ही अगर हम सिद्धांतों को ध्यान में देते हैं तो विकास के प्रत्येक अवस्था में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। जैसे शैशवावस्था की हम बात करें तो शैशवावस्था के अंतर्गत बालक जो है, जो अभी शिशु के रूप में जाना जाता है, उसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। वो शारीरिक स्थिति के साथ समायोजन करता है, वो मानसिक स्थिति के साथ समायोजन करता है, वो सामाजिक स्थिति के साथ भी समायोजन स्थापित करता है, और साथ साथ उसके हाथों पैरों की क्रियाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि देखने को मिलती है। बचपनावस्था में वो खाना पीना, चलना बोलना सीखता है, बैठना सीखता है, लोगों के साथ कैसे समायोजन स्थापित करना है, कैसे वार्तालाप करना है, वो उनको चीज़ों को सीखता है। बाल्यावस्था के दौरान वो अपने हम उम्र साथियों के साथ रहना, शेयरिंग करना और विभिन्न प्रकार के खेलों को सीखता है। वयस्क अवस्था में वो अपने शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। किशोरावस्था के दौरान वो अपने शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों में भी, या सामाजिक समस्याओं के साथ जुड़ना, सामाजिक समायोजनों को भी वो सीखता है। इसी प्रकार वयस्क अवस्था में परिवार, समाज और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करना, अपनी शारीरिक स्थिति के साथ समायोजन स्थापित करना, अपने करियर के साथ समायोजन स्थापित करना सीखता है। प्रौढ़ावस्था में अपने स्वयं के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो समायोजन स्थापित करना सीखता है। वृद्धावस्था के दौरान वो अपनी आर्थिक कमी, जो कि अब उसकी सैलरी में किसी प्रकार से आ जाती है क्योंकि वो रिटायर हो गया है, उसके पास पैसे की कमी हो रही है, प्लस उसका शरीर शीर्णता को प्राप्त हो रहा है, तो शारीरिक कमियां आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसको घर लेती हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं के साथ वो समायोजन स्थापित करता है। साथ ही साथ वो अपने बच्चों, बच्चों के बच्चों और कभी कभी उनके भी बच्चों के साथ समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो हर अवस्था का एक निश्चित गुण है, एक निश्चित क्वालिटी है, और हर अवस्था में उस निश्चित क्वालिटी के साथ, उस निश्चित विशेषता और गुणवत्ता के साथ जो है बालक अपने आप को समायोजित करता है। तो विकास के क्रम में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अवस्था की एक विशेष गुणवत्ता देखने को मिलती है। विकास जो है वो अचानक से नहीं होता है, विकास स्टेप बाय स्टेप होता है, एक क्रम से ही होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी शैशवावस्था का विकास हो गया, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर वयस्क अवस्था या बचपनावस्था, ऐसा नहीं है। विकास एक निश्चित क्रम में हो रहा है, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो विकास का जो निश्चित क्रम है वो निश्चित जो स्तर हैं उनको भी प्रदर्शित करता है। निश्चित स्तर से तात्पर्य है कि शैशवावस्था में जो विकास हम प्राप्त करते हैं उस विकास में हो सकता है कुछ कमी रह जाए, तो उस विकास को हम बचपनावस्था में प्राप्त कर लेंगे। जो बचपनावस्था में प्राप्त नहीं हो पाएगा उस विकास को हम बाल्यावस्था में प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ है कि जो विकास का क्रम है उसमें गति में परिवर्तन तो होता ही है, साथ साथ विकास प्रत्येक अवस्था में गति परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। गति परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि इस अवस्था में जिस विकास को हम नहीं प्राप्त कर पाते वो इस अवस्था में, जो इसमें नहीं प्राप्त कर पाए इस अवस्था में, ऑल्टरनेटिव अवस्थाओं में हम उन विकासों को प्राप्त कर लेते हैं जिन विकासों को हमने प्राप्त नहीं कर पाया है। क्यों?
क्योंकि विकास का जो क्रम है वो वही रहेगा, परंतु उसकी जो गति है वो धीमी हो सकती है, वो तेज हो सकती है। हो सकता है कि समान आयु के जो बालक हैं उनमें किशोरावस्था के लक्षण किसी में पहले देखने को मिले, किसी में बाद में देखने को मिले। समान आयु के जो बालक हैं 2 से 5 वर्ष के, उनमें कुछ आदतों में परिवर्तन पहले देखने को मिले। कोई बच्चा देर से बोलता है, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा देर से चलना सीखता है। तो ये निर्भर करता है हमारे व्यक्ति गुणों के आधार पर, हमें जेनेटिकली क्या गुण मिले हैं, हमारा पोषण क्या है, हमारा आहार और पोषण कैसा है, प्लस हम किस वातावरण में रह रहे हैं, उस पर भी हमारे जो विकास के सिद्धांत हैं वो आधारित हैं। वातावरण का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि अभी हम यहाँ पे विकास की बात कर रहे थे तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। विकास के साथ साथ हमने अभी आपको बताया था कि वृद्धि और विकास 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे वृद्धि की, ठीक है। वृद्धि को हम गुणात्मक रूप में समझ सकते हैं। वृद्धि का मतलब है गुणात्मकता, यानी कि हाइट और वेट। हाइट मतलब हम कितने लंबे हो रहे हैं, हमारी जो लंबाई या ऊंचाई है, लंबाई या ऊंचाई, और हमारा वजन, इसके माध्यम से हम वृद्धि को प्राप्त करते हैं। परंतु ये हमारे विकास से जुड़ी हुई है। वृद्धि और विकास दोनों के लिए आवश्यक हैं 3 चीज़ें। पहली हमारा नेचर और नर्चर। नेचर से मतलब है हमारा जो वातावरण है, और नर्चर से मतलब है हमारा जो पालन पोषण। तो वातावरण और पालन पोषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं और क्या पोषण हम प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम बहुत अच्छे वातावरण में, हमारे माता पिता बहुत संस्कारी हैं, हमें बहुत तरीके से रखते हैं, हमें बहुत सारे एटिकेट्स मैनर सिखाते हैं, लेकिन हमें पोषण नहीं प्रदान करते हैं, तो हमारी वृद्धि प्रभावित हो जाएगी और विकास भी प्रभावित होगा। या हमें पोषण तो बहुत अच्छा दे रहे हैं मगर वातावरण ठीक नहीं है। मान लीजिए घर में गाली गलौज का माहौल है, मार पिटाई का माहौल है, तो हमें पोषण तो प्राप्त हो रहा है मगर हमारा वातावरण प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी वृद्धि तो हो जाएगी मगर हमारा जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या हमने आपको बताई, वातावरण एवं पोषण। दूसरी चीज़ हमारी आती है अधिगम। अधिगम को हम लर्निंग के रूप में जानते हैं। अधिगम और परिपक्वता। अधिगम एवं परिपक्वता से तात्पर्य है कि हम क्या सीख रहे हैं और हम कितने परिपक्व हो गए हैं। कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें समय से पहले सीख जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कैसा वातावरण मिला है, कैसी परिस्थितियां हैं और हम किन परिस्थितियों में चीज़ों को सीख रहे हैं। कई बार हम परिपक्व हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से मगर अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि अधिगम को प्राप्त कर लेते हैं मगर शारीरिक और मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं होते हैं। तो हमारे वृद्धि और विकास में अधिगम एवं परिपक्वता का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीसरी चीज आती है आनुवंशिकता। एवं वातावरण। अब ये वातावरण सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण दोनों प्रकार के वातावरणों को प्रदर्शित करता है। अब हमारी आनुवंशिकता और वातावरण कैसे हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हमारे आनुवंशिकता में हमें लंबाई मिली है, हमारी आनुवंशिकता में हमें गोरा रंग मिला है, हमारी आनुवंशिकता में हमें नीली आंखें मिली हैं, लेकिन हमें वातावरण नहीं मिल रहा है। हमें पहाड़ों पर हमारा जन्म हुआ है, आनुवंशिकता में भले ही हमें लंबाई मिली हो, पहाड़ों पर यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी लंबाई सामान्य बालकों की अपेक्षा कम ही होगी। नीली आंखें हमारी हो सकता है वातावरण मिलने की वजह से बनी रहें, लेकिन हमारा गोरा रंग प्रभावित हो सकता है। कभी कभी गोरा रंग प्रभावित नहीं होता है। मान लीजिए हम चले गए ऑस्ट्रेलिया या हम चले गए मद्रास, तो हमें भले ही जेनेटिकली गोरा रंग मिला हो तो ऑस्ट्रेलिया और मद्रास के हिसाब से हमारे रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वातावरण और आनुवंशिकता हमारी वृद्धि और विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये आज हमने जान लिया।
आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि हमारे जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं का समय काल क्या क्या है, अवस्थाएं कैसे वृद्धि और विकास से अलग अलग प्रभावित होती हैं, और अवस्थाओं में किस किस प्रकार के सिद्धांत का क्या रोल है, यह आज हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र और उपयोगिताएं हैं, और उन उपयोगिताओं को कैसे हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान का शैशवावस्था।